हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीएसएस सिलेक्टर्स को देखेंगे। तो जो सिलेक्टर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल और ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये 5 सिलेक्टर्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सिलेक्टर्स होते क्या हैं? तो जब भी हम HTML में CSS की प्रॉपर्टीज को लगाते हैं तो उसके लिए हमको CSS को ऐड करना होता है। तो CSS को ऐड करने के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। या तो हम इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS क्या होता है कि लाइन में जाकर हमको स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर CSS को ऐड करना होता है, CSS की प्रॉपर्टीज को लगाना होता है। तो वो तो होता है इनलाइन CSS। और जब भी हमने किसी पेज में CSS को लगाना होता है तो उसके लिए हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं। तो जब भी हमने किसी और पेज में CSS को लगाना होता है और उस पेज को हमारे HTML में ऐड करना होता है, उसको हम एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। तो इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में हमको जिस एलिमेंट को CSS की प्रॉपर्टीज लगाने हैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, उस एलिमेंट को टारगेट करना होता है, फिर हम उस एलिमेंट पर CSS की प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए या तो हम उसके टैग का नेम लेते हैं, या हम उसकी क्लास का नेम लेते हैं, या हम आईडी का नेम लेते हैं, या हम एट्रीब्यूट का नेम लेते हैं। तो वो टाइप्स होते हैं जिससे हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम इस वीडियो में जो टाइप्स देखेंगे वो है आईडी, क्लास, एलिमेंट, यूनिवर्सल और ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन सेलेक्टर्स को देखते हैं। तो गाइस, मैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया और यहाँ पर मैंने selectors.html नाम की एक फाइल बनाई है। फाइल के अंदर मैंने सिंपल बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखा है और स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ को लगाया है। एक बार हम इसको ब्राउजर में देखते हैं, लाइव सर्वर पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो, अब ये हमारा वेब पेज बन चुका है। इसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर अगर CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है इनलाइन, जो हम HTML में देखते आ रहे हैं। जब भी हमने कोई CSS की प्रॉपर्टीज लगानी होती है तब हम लाइन में जब कोई CSS की प्रॉपर्टीज को लगाते हैं उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। तो इसके अलावा 2 और मेथड होते हैं जिनसे हम CSS को लगा सकते हैं। एक को बोलते हैं इंटरनल CSS और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो अब हम जब भी यहाँ पर किसी एलिमेंट को CSS की प्रॉपर्टीज लगाएंगे उसके लिए हमको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। उसको सिलेक्ट करके ही हम उस एलिमेंट पर CSS की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास सिलेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। चलते हैं कोड पर। अब मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर CSS लगाना चाहता हूँ। ठीक है, CSS लगाने से पहले मुझको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा जहां पर मैं CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं ये जो H1 है यहाँ पर इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है हमको, इसका नेम जो है H1, मैं यहाँ पर इसका नेम लगा लेता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पर इस एलिमेंट का नेम दे देना है यहाँ पर। ठीक है, इस टैग का क्या नेम था, H1, मैंने यहाँ पर H1 लगा दिया। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं CSS की जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टीज को लगा सकता हूं। मैं यहाँ पर कलर दे देता हूं। कलर सबसे पहले हमको उस प्रॉपर्टी का नेम के बाद कोलन के बाद उसी प्रॉपर्टी की हमको वैल्यू देनी होती है। तो कलर की वैल्यू क्या हो सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आप देना चाहें। रेड दे देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं। चलते हैं ब्राउजर पर। तो ये देखो, इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। इसको जूम कर लेता हूं। तो ये देखो, तो ऐसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर CSS की प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। तो इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। तो मैं अब यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर्स लिख भी देता हूं, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर है तो हम क्लास या फिर आईडी सिलेक्टर्स का क्यों यूज करें वो भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ दिस इज न्यू हेडिंग। ठीक है, सेव करता हूँ। मैं इस पर ये जो रेड कलर है वो नहीं लगाना चाहता, इस पर मैं कोई और प्रॉपर्टीज को लगाना चाहता हूँ, कोई और स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो ये देखो, अब क्या हो रहा है, दोनों पर सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है, सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो फर्स्ट हेडिंग है वहां पर जो कलर है उसका रेड हो जाए, सेकंड है वहां पर मैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग CSS को लगा पाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्लास का यूज कर सकते हैं। चलो क्लास दिखाता हूं मैं आपको। तो ये तो था एलिमेंट। जब भी हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस पर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट उस पेज पर होंगे उन सभी पर CSS अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर
पर मैंने h1 लगाया। अब मैं जितने भी h1 लगाऊंगा इस पेज पर, उन सभी h1 पर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्लास का यूज करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट h1 को क्लास दे देता हूं हेडिंग 1, ठीक है। और जो सेकंड है वहां पर मैं क्लास दे देता हूं हेडिंग 2। अगर आपको क्लास या फिर आईडी नहीं पता कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। वहां पर जाकर आप मेरे HTML वाली वीडियो में देख सकते हैं कि क्लास एंड आईडी क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूँ, क्लास एंड आईडी से हम एलिमेंट को नेम देते हैं। अब मैं इस एलिमेंट का कुछ भी नेम दे सकता हूँ, जितने चाहे उतने मैं क्लास में नेम दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल फर्स्ट हेडिंग का नेम दे दिया हेडिंग 1, और सेकंड हेडिंग का भी मैंने नेम दे दिया हेडिंग 2। वैसे दोनों को जो एलिमेंट है वो h1 ही है, बट उसको मैंने क्लास में 2 हेडिंग बना दिया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर इस हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा हेडिंग 1, ठीक है, और करली ब्रेसिस के अंदर हमको यहाँ पर कलर और इसकी वैल्यू देनी होगी, क्या वैल्यू दें, ब्राउन दे देते हैं इस बार, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 दिया है ना, तो अगर मैं क्लास का यूज करता हूं तो मुझको नेम से पहले उस क्लास के लिए डॉट लगाना होता है। अब ये नेम है ना, इस नेम से पहले मैं डॉट लगाऊंगा। अगर मैं एलिमेंट का यूज करता तो सिंपल मैं एलिमेंट का नेम दे देता, बट अब मैं क्लास का यूज कर रहा हूं। क्लास का यूज करने से पहले हमको क्लास के लिए डॉट लगाना होता है, डॉट लगाकर हमको उस क्लास का नेम देना होता है, और फिर CSS की प्रॉपर्टीज को लगाना होता है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हेडिंग 1 है। अब मैंने सेव किया, ब्राउजर में आए, ये देखो कलर इसका ब्राउन हो गया। और जो सेकंड है इसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास का यूज किया है। इसको ही हम क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। तो क्लास मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अब हेडिंग डॉट लगाकर यहाँ पर 2 लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कलर कर दूं इसका, क्या कलर करें, पिंक कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, ब्राउजर में आए, तो ये देखो इसका जो कलर है वो पिंक हो चुका है। मैं कोई और कलर कर देता हूँ, ब्लू वेलवेट कर देते हैं। तो ये देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो ऐसे करके हम क्लास का यूज कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहे उसको क्लास दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको CSS की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम क्लास को और कैसे लगा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जितनी चाहे उतनी क्लासेस भी लगा सकता हूँ, मुझको स्पेस देनी है, और कोई और क्लास का भी मैं नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे देता हूँ, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, TXT सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ डॉट लगाकर TXT, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जब भी मैं यहाँ पर क्लास टेक्स्ट लगाऊंगा, जिस एलिमेंट को मैं टेक्स्ट क्लास दूंगा, उस एलिमेंट पर टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाएगा, मतलब कि वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 में दिया कि टेक्स्ट क्लास दे दी मैंने, अब जो सेंटर में आ गया, ये देखो। और अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ में भी क्लास लगा लेता हूँ, क्लास, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं TXT क्लास दे देता हूँ। अब देखना, ये देखो ये भी हमारा सेंटर में आ गया। दिख नहीं रहा, मैं आपको एक और P लगा के दिखाता हूँ। एक और पैराग्राफ ले लिया, इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। सेव किया। अब मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, चलते हैं ब्राउजर में, तो ये देखो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब कि हम एक जैसी जितनी चाहे उतनी क्लासेस बना सकते हैं, सेम नेम की भी हम क्लासेस बना सकते हैं, मतलब कि हम जितने चाहे उतनी एलिमेंट को एक नेम की क्लास भी दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्लास सेलेक्टर। अब हम देखते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी और क्लास सेलेक्टर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि क्लास कहां पर लगानी होती है और आईडी कहां पर लगानी होती है। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि आईडी कहां पर लगानी होती है और क्लास कहां पर लगानी होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लास को एंड कर देता हूं, क्लास सेलेक्टर एंड।
ठीक है। तो ये हमारा क्लास सेलेक्टर स्टार्ट कहाँ हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर लिख भी देता हूँ क्लास और कमेंट मैंने बना दिया। सीएसएस में कमेंट बनाना देख लो, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर स्टार, फिर जो भी हमने यहाँ पर लगाना वो, और एंड कैसे करना है, फिर स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आईडी सेलेक्टर लगाते हैं। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर। देखो, एक क्लास में सेम नेम के स्टूडेंट तो हो सकते हैं, बट एक क्लास में सेम रोल नंबर के स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। ऐसे ही हम एक स्टूडेंट को 2 या 3 नेमों से भी बुला सकते हैं, बट हम एक स्टूडेंट को 2 या 3 रोल नंबर नहीं दे सकते। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर सिर्फ एक होगा और वो भी यूनिक होगा। जो रोल नंबर एक स्टूडेंट का होगा वो सिर्फ एक स्टूडेंट का ही होगा, किसी और स्टूडेंट का वो रोल नंबर नहीं होगा। तो यही होता है वेबसाइट में। एक वेबसाइट में हम एक जैसी जितने चाहे उतनी क्लासेस लगा सकते हैं, सेम नेम की क्लासेस भी हम लगा सकते हैं, बट जब हमने आईडी लगानी है तो आईडी हमेशा हम यूनिक बनाएंगे, यूनिक लगाएंगे। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होगी, सेम नेम की हम आईडी नहीं लगा सकते। तो इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो भी ये करते हैं कि सेम नेम की आईडी लगा देते हैं, वो गलत करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। हमेशा जो आपने एक नेम दिया है आईडी को, वही नेम आप किसी और को नहीं दे सकते। हमेशा जो नेम है वो यूनिक रखना है। तो इसका यूज आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। जब आप काम करते जाएंगे, वेबसाइट बनाते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आईडी और क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों है। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, बस दोनों से हम एलिमेंट को नेम दे सकते हैं, बट आईडी हमेशा यूनिक होगी और क्लास हम जितनी चाहिए उतनी यूज कर सकते हैं। वैसे आईडी का यूज कम होता है और क्लास का यूज ज्यादा होता है वेबसाइट में। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आईडी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट क्लास का यूज किया था अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पी है इसका जो कलर है वो येलो हो जाए, या फिर इसका कलर कोई और हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट में, तो क्या होगा कि जहां जहां पर ये क्लास लगी होगी वहां पर सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जो मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को देना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपल आईडी का यूज करूंगा। ठीक है, आईडी लगाई और यहाँ पर मैंने इसका नेम यूनिक दे दिया। यूनिक नेम देना है, मैंने यहाँ पर दे दिया P2। तो ये नेम यूनिक है। अब P2 मैं पूरी वेबसाइट में किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर P2 लगाना है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर क्लास लगानी है तो डॉट लगाना होता है, डॉट लगाकर हमको क्लास का नेम देना होता है। तो ऐसे ही अगर हमको आईडी लगानी है तो आईडी से पहले हमको हैश का यूज करना होगा। हैश लगाई, इसके बाद मैं आईडी का नेम दे देता हूं। आईडी का नेम क्या था? P2। ठीक है, अब मैं यहां पर बोल देता हूं कलर येलो। ठीक है, येलो। सेव किया, चलते हैं ब्राउजर पर। ये देखो कलर इसका येलो हो गया और ये यहां पर ऐसे रहा। बट अगर मैं इसको कट करूं, मैं यहां पर लगाता येलो, ये जो टेक्स्ट है, तो क्या होता? सेव किया, ब्राउजर में आए, तो ये देखो जो फर्स्ट हेडिंग है वहां पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। फर्स्ट में तो मैंने पहले से दी हुई थी, तो वही लगनी चाहिए, ये नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमने इसको आईडी दे दी। अब ये आईडी यूनिक होगी। ये डिफरेंस होता है क्लास और आईडी में। आईडी हमेशा यूनिक होगी वेबसाइट में, और क्लास हम जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं, और एक एलिमेंट में भी हम जितनी चाहें उतनी क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि क्लास एंड आईडी में क्या डिफरेंस होता है, और कब हम क्लास का यूज करते हैं और कब हम आईडी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर आईडी को सिलेक्टर को एंड कर देता हूं। ठीक है, अब बारी आती है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जब भी हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर कोई सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगाते हैं तो वो पूरे वेब पेज में वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। कैसी होती है दिखाता हूं। यूनिवर्सल सिलेक्टर को लगाने के लिए हमको स्टार का यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पर मुझको करली ब्रेसेस के अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगाना होगा। मैं सिंपल यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर को भी देखेंगे हम बहुत जल्द, आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे बॉर्डर को। फिलहाल मैंने यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगा दिया। ठीक है, सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पर। अब चलते हैं ब्राउजर में।
अब देखो जितने भी एलिमेंट है सभी पर सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो पूरे पेज में अप्लाई हो जाती है। तो अब ये लगती कहां पर है, इसका यूज क्यों करना होता है? तो अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, अगर हम कोई ऐसी सीएसएस की वैल्यू लगाना चाहते हैं कि जो पूरे पेज पर, पूरे एलिमेंट्स पर जितने भी हैं सभी पर अप्लाई हो जाए, उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखो, अब यहाँ पर जो मार्जिन है, जो बॉर्डर के बाहर है मार्जिन है, ये कितनी ज्यादा है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। इसको मैं कट करता हूं, ठीक है। मैं आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर का असल में यूज बताता हूं। मैं यहाँ पर डिव टैग लगा लेता हूं एक, ठीक है। डिव टैग के अंदर मैं ये सभी प्रॉपर्टीज लगा देता हूं, ये सभी टैग मैं डिव टैग के अंदर ले आता हूं, ठीक है। अंदर ले आया, सेव किया। अब मैं यहाँ पर डिव टैग के अंदर बॉर्डर लगा देता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेता हूँ। नहीं तो आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज कर लें, क्योंकि यहाँ पर डिव सिर्फ एक है। अगर एक ही एलिमेंट है तो आप यहाँ पर डिव का यूज कर सकते हैं, एलिमेंट का, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं और क्या करें, सॉलिड। चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो अब ये हमारा बॉर्डर लग गया। अब मैं यहाँ पर यूनिवर्स सिलेक्टर का यूज बताता हूँ आपको। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है ये स्पेस नहीं आनी चाहिए, पूरी वेबसाइट में बॉर्डर के बाहर स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझको यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूँ, ये वाला यहाँ पर मैं सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर था ना, ये आईडी सिलेक्टर एंड हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। और अब यहां पर सबसे पहले स्टार, करली ब्रैसेस, और यहां पर मैं बोल दूंगा मार्जिन 0, ठीक है। सेव किया, चलते हैं ब्राउजर पर। तो ये देखो मार्जिन 0 होगी। अब यहाँ पर हम मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि पहले बाय डिफॉल्ट वेब पेज में मार्जिन लगी होती है, पैडिंग लगी होती है, बट अब हमने यहाँ पर यूनिवर्स सिलेक्टर का यूज किया तो जहां जहां पर मार्जिन लगी हुई थी वहां वहां पर खत्म हो गई है। तो ये होता है यूनिवर्स सिलेक्टर का यूज, इसलिए हम यूनिवर्स सिलेक्टर्स को लगाते हैं। सेव किया, चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो पहले जैसे हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से, अगर मैं पैडिंग हटाऊं, पैडिंग अगर होगी तो खत्म हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ये देखो पैडिंग नहीं थी तो मार्जिन थी, तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं। सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो मार्जिन खत्म हो चुकी है। ये था यूनिवर्सल सिलेक्टर। हम एक और चीज लगाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। अब इस पेज में जितने भी टेक्स्ट होंगे वो इटैलिक हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। जी देखो इटैलिक हो चुके हैं सभी। अगर हमको इसको सेट करना है तो हमको एक एक को जाकर सेलेक्ट करना होगा। कैसे? अगर मैं हेडिंग 1 में ठीक करना चाहता हूं तो मुझको यहाँ पर करना होगा टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, सेमीकोलन लगा लेना आपने, ये मिस्टेक नहीं करनी। फॉन्ट स्टाइल अब रिकमेंड करने लग गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। सेव किया, चलते हैं ब्राउजर पर। तो ये अब नॉर्मल हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट लगा आएगा क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया है। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे वो बाय डिफॉल्ट लगी आएगी। उसको सेट करने के लिए हमको उसको एक एक प्रॉपर्टी को ठीक करना होगा एक एक एलिमेंट में जाकर। तो ये था यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो अब देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ग्रुपिंग सेक्टर क्या होता है? जब हमने सेम प्रॉपर्टी लगानी होती है 3-4 एलिमेंट्स को, तो उसको हम एक ग्रुप में बना देते हैं और वहां पर हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगा देते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको हम। देखो अब मैं यहाँ पर एक बार इसको खत्म कर देता हूं, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड कर दे यूनिवर्सल, ठीक है। ग्रुपिंग सेलेक्टर देखते हैं अब। ग्रुपिंग सिलेक्टर, अब देखो ग्रुपिंग सेलेक्टर को देखने से पहले हम सिंपल देखते हैं, एक ब्राउजर में चलते हैं, ठीक है। मैं इटैलिक को हटाया था, सेव करना भूल गया था, सेव किया।
अब ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको अरे कलर है वो चेंज कर दूं, ये बेकार लग रहा है कलर। कलर कैसे चेंज करना है? कलर कहाँ था? ये रहा। येलो नहीं करते, कलर कोई और कर देते हैं। कौन सा कलर करें? इनमें से ले लेते हैं कोई कलर। ब्राउन कर देना, ब्राउन था पहले क्या। रेड कर देते हैं फिर। रेड सेव किया, चलते हैं ब्राउजर में। अब ठीक है। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है, जो तीनों हेडिंग राइट में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? वो करने के दो टाइप्स है हमारे पास। जहां तो हम क्या करें, हम सबसे पहले जो हेडिंग 1 है ना, जहां पर मैं लगाता हूं टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, ठीक है। और मैं इसके बाद H2 में भी सेम लगा देता हूं टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, ठीक है। और मैं सेम यहाँ पर P में भी लगा देता हूं टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट। तो देखो, मुझको एक एक पर जाकर यहाँ पर प्रॉपर्टी को लगाना होगा। तो अब देखते हैं। ये देखो राइट में हो गई, सेंटर में है। सेंटर में क्यों है अभी तक वो भी देख लेते हैं। H1 फॉन्ट नॉर्मल टेक्स्ट अलाइन, ये हो गया। H1 सेंटर में क्यों है? अलाइनमेंट सेंटर, अच्छा टेक्स्ट लगाया हुआ है ना, टेक्स्ट को एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। तो ये देखो राइट में आ गए। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसको राइट में लगाने के लिए मैंने सबसे पहले हेडिंग 1 में टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट किया, उसके बाद हेडिंग 2 में मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट को राइट किया, उसके बाद मैंने पैराग्राफ में टेक्स्ट अलाइनमेंट को राइट किया। ऐसे ही अगर और पैराग्राफ्स होते और हेडिंग्स होती तब हमने वहां पर सेम काम करना था, सेम सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी थी। तो क्या करते, एक एक पर जाकर हम सीएसएस की प्रॉपर्टी सेम लगाते। तो इससे क्या होना था, इससे हमारा टाइम वेस्ट होना था। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर्स होते हैं। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर से हम यहाँ पर सबसे पहले इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे गया ग्रुपिंग सेलेक्टर में, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेस दी और कोमा लगाया। कोमा लगाकर मैंने यहाँ पर जो सेकंड क्लास थी उसको भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कोमा लगाया और मैंने थर्ड जो था, थर्ड क्या था यहाँ पर P2 हैश P2 था ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और अब करली ब्रेसेस लगानी है। तो जहां जहां पर मैंने ये लगाया था वो ठीक कर लेता हूं। राइट मैंने हटा दिया एक बार, ठीक है। और कहां पर था, H2 में, इसको मैं भी मैंने हटा दे, इसको भी मैं हटा देता हूं और यहां पर से भी मैं हटा देता हूं। सेव किया, ब्राउजर में देखते हैं एक बार। देखो सिंपल आ गया लेफ्ट में। अब इसको राइट में करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बना लिया इनका, हेडिंग 1 का, हेडिंग 2 का और P2 का मैंने ग्रुप बना लिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, कर देते हैं हम राइट। सिंपल, एक बार सीएसएस की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। अब देखते हैं ब्राउजर में। तो ये देखो, एक ही बार में तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं वो राइट में आ गए। तो ये था यूज ग्रुपिंग सेलेक्टर्स का। ग्रुपिंग सेलेक्टर से हम ग्रुप बनाकर सेम सीएसएस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करवा सकते हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। और आईडी सेलेक्टर से हम आईडी को सिलेक्ट करके उस पर सीएसएस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और ऐसे ही क्लास को सिलेक्ट करके हम सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर से भी हम सेम कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाने के लिए हमको एस्ट्रिक मतलब कि स्टार का यूज करना होगा। और अगर हमने ग्रुपिंग सेलेक्टर लगानी है, मतलब कि हमने एक ग्रुप को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है, सेम सीएसएस लगानी है, तो उसके लिए हमको ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाकर हम सेम सीएसएस लगा सकते हैं एक पूरे ग्रुप को। तो ये थे सिलेक्टर। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम सीएसएस सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कलर्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।